कविता मुंबई चैनल के इस 15वें अंक में मैं प्रशांत जैन आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम कविता पाठ एवं वक्तव्य का है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं कविता पाठ के लिए आदरणीय राज्यवर्धन जी कोलकाता से और आदरणीय श्याम दिवाकर जी भागलपुर से, और हमारे तीसरे मेहमान हैं आदरणीय डॉक्टर हुबनाथ पांडे जो कि मुंबई से हैं। आप जो है कवियों के कविता पाठ के बाद अपना वक्तव्य देंगे। और कविता मुंबई इस चैनल के जो संयोजक हैं श्री हृदयेश मयंक जी, वो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वागत है मयंक जी का भी। और दूसरे संयोजक हुबनाथ जी हैं। और ये कार्यक्रम पिछले मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर दिसंबर पिछले 3-3.5 महीनों से अच्छी तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं आप सबके सहयोग से। तो एक बार फिर मैं दोनों कवियों का और आज के जो वक्ता हैं उनका स्वागत करता हूं। और एडवांस में मैं स्वागत कर देता हूं उन दर्शकों का भी जो YouTube पर इसे बाद में देखेंगे। मैं सबसे पहले राज्यवर्धन जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। उनका परिचय दे दूं। जमालपुर बिहार में आप 1960 में आपका जन्म हुआ और बहुत से प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख, रिपोर्टाज, समीक्षाएं, कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। स्वर एकादश इस किताब का आपने संपादन किया जिसमें 11 कवि शामिल थे। बोधि प्रकाशन ने ये किताब प्रकाशित की थी। और जमालपुर से एक विचार पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसके भी संपादक मंडल में आप रहे। एक खास बात यह रहे कि जो टॉप डेलीज हैं यानी अखबार जो हैं बहुत प्रतिष्ठित, जनसत्ता है, नवभारत टाइम्स है, इसके अलावा दैनिक जागरण, प्रभात खबर, इन अखबारों में आपने लगातार लंबे समय तक चित्रकला पर, अन्य कलाओं पर और संस्कृति पर अपने स्तंभ लिखे। एक कविता संग्रह आपका आने वाला है जो कि जिसका शीर्षक है कबीर अब रात में नहीं रोता। अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हैं और आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी आपकी वार्ताएं और कविताएं प्रकाशित हुई हैं। तो स्वागत है राज्यवर्धन जी कविता पाठ के लिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जहां तक मेरी जानकारी है, भारत की आधुनिकतम और विशालतम वर्कशॉप्स में से एक है। और वर्कशॉप तो क्या है, वो तो एक प्लांट है जहां रेलवे कोच का मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। पहले स्टीम इंजन वहां बनता था और वहाँ लेटेस्ट से लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं। और इस माहौल में आप रहे और कला और संस्कृति पे और चित्रकला पे स्तंभ लेखन, तो ये योग्यता कैसे अर्जित की आपने? विधिवत तो आपका प्रशिक्षण शायद नहीं हुआ होगा उसमें। जी, मैं धर्मयुग का पाठक था। जी। और धर्मयुग में और चित्रकला पर जो सामग्री होती थी, मैं क्लास 5-6 से था, तो उस समय मैं वो चित्रकला पर पढ़ता था, चित्रकला पर। अच्छा, और जो कंटेम्प्रेरी जितने चित्रकार थे, मैं अब जब से होश संभाला है तो सबके बारे में जानकारी मुझे है। तो यही बात जनसत्ता के संपादक ने भी मुझसे पूछा था कि आप चित्रकला से जुड़े हुए हैं, तो बोला जी नहीं। तो फिर आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे चित्रकला पर? तो बोला कि चूंकि मैं बचपन से चित्रकला की समीक्षा पढ़ता हूँ इसलिए रिपोर्टिंग कर पाऊंगा। तो बोला ठीक है आप कीजिए। तो इस तरह से मैं चित्रकला से हमारा जुड़ाव था। और जमालपुर में चित्रकला के लिए उतनी गुंजाइश नहीं थी, कलकत्ता में आकर के मैं, लेकिन जमालपुर में कला संस्कृति में नियमित मैंने रिपोर्टाज मैं करता रहा पत्र पत्रिकाओं के लिए। और जो कलकत्ता आप शिफ्ट हो गए, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था कंपनी का, जी उससे जी उस जी वजह से आपको कलकत्ता निवास की वजह से काफी फायदा मिला होगा, इसमें कोई शक नहीं जी है। जी 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 तो राष्ट्रीय स्तर जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कला की राजधानी रही है जी कलकत्ता। जी जी जी। तो राज्यवर्धन जी कविता पाठ शुरू करें प्लीज। मैं कविता मुंबई के अंक 15 में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं और आभारी हूं प्रशांत जी का, मैं हृदयेश मयंक जी का, हुबनाथ पांडे जी का,
और आज सबसे मेरे लिए खुशी की बात है कि जिनके उंगलियों को पकड़ के हम लोगों ने साहित्यिक यात्रा शुरू की, हमारे श्याम दिवाकर जी, हाँ, हम लोग जमालपुर के ही हैं, और एक साथ हम लोगों ने एक पत्रिका निकालते थे, विचार पत्रिका, जिनके ये संपादक मंडल में थे। और हम लोग भी सब, हम हालांकि ये संपादक तो मुख्य ये श्याम दिवाकर जी और दो आदमी थे, लेकिन हम लोग इतना लोकतांत्रिक था कि सभी लोग को संपादक मंडल में रखे थे, कोई सहायक संपादक नहीं, कोई ये नहीं, टीम वर्क के तहत में। तो फिर वहीं से जर्नी शुरू हुई थी कला संस्कृति के प्रति, और मैं नवारा टाइम्स पटना का बहुत दिनों तक संवाददाता रहा कला संस्कृति पर। जब मैं अब कविता शुरू करने के पहले मैं कविता क्या लगता है, एक दो छोटी चीज है मैं वो बोल देना चाहता हूँ। ये शीर्षक है बीज कविता। बीज की तरह कवि धरती में बो देता है कविता। बीज की तरह कवि धरती में बो देता है कविता। कविता धरती का कर्ज है। कविता धरती का कर्ज है। धरती का कर्ज चुकाने के लिए, धरती का कर्ज चुकाने के लिए कवि को लिखनी होती है कविता। क्या बात। एक तो दूसरा शीर्षक है, कविता से संबंधित ही है, अमृत कविता। हर सांस को ढाल दिया कविता में, हर सांस को ढाल दिया कविता में, पूरी उम्र जिया कविता में। जिंदगी के बाद भी एक और जीवन देगी कविता। मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा है कविता। मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा है कविता। बहुत। अब ये कविता करती क्या है? शीर्षक है गवाही। इस बार कटघरे में राजा था। इस बार कटघरे में राजा था। आरोप था प्रजा को भूखा नंगा रखने का। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का। अदालत में अमला, फौज, खबरची सभी उपस्थित थे। अदालत में अमला, फौज, खबरची सभी उपस्थित थे, चुप थे। सिर्फ कविता ने जनता के पक्ष में गवाही दी। क्या बात। बहुत बहुत। एक और कविता के संबंधी थी, महान कवि। मेरे पास दो ही विकल्प थे। मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो बौद्धिक होकर कविता रचूं और प्रतीक्षा करूं भाष्यकार पैदा होने की, जो कर सके मेरे लिखे की सटीक व्याख्या। मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो बौद्धिक होकर कविता रचूं और प्रतीक्षा करूं भाष्यकार पैदा होने की, जो कर सके मेरे लिखे की सटीक व्याख्या, या फिर लोगों के पास जाऊं, उनके सुर में सुर मिलाऊं। मैंने आम जनता के पास जाना ही उचित समझा। नहीं बनना चाहता हूं अंधेरे बंद कमरे का महान कवि। नहीं बनना चाहता हूं अंधेरे बंद कमरे का महान कवि। एक जो जिस शीर्षक से किताब मेरी आने वाली है, उसमें जो पहली कविता है, कबीर अब रात में नहीं रोता। ये दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे वहां। जी 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 जी। एक सेकंड सर। शीर्षक है, कबीर अब रात में नहीं रोता। रचा जा रहा है अधूरा सच। रचा जा रहा है अधूरा सच। फैलाया जा रहा है स्वप्निल आकाश में। झुटपुटे शाम के वक्त सुबह की लालिमा होने का भ्रम। कि सूरज तो बस अब उगने ही वाला है।
छोड़ो अब कौन जाए अलग जगाने, अंधकार में सुखी हैं सब, मिट गया है सत्य असत्य, रूप अरूप का भेद, विवेक भी अब जागृत नहीं होता, विवेक भी अब जागृत नहीं होता, रहता है जानबूझकर मौन। कबीर कबीर रात में अब दुखी नहीं होता, दुनिया के बारे में सोचकर सोता रहता है रात के अंधकार में, अलसाए सूरज उगने की प्रतीक्षा में। आज के कबीर वो कबीर नहीं है जो मैंने हर एक संसार को सोच करके दुखी होते हो। एक कविता है पर्यावरण से जुड़ी हुई कि हमने जो निरंतर बाढ़ आ रही है, तो ये मुझे लगता है कि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित बाढ़ है। पहले इतनी बाढ़ नहीं आया करती थी और नदियां इतनी भयंकर नहीं थी। शीर्षक है नदी आदमखोर हो गई है। दादी सुनाती थी किस्सा, लगातार बारिश होने पर बाढ़ पहले भी आती थी किसी किसी साल। चढ़ता था पानी बिकता बिकता, जैसे कोई शिशु बढ़ता हो धीरे धीरे। नहीं होती थी जान माल की हानि, समय रहते सरल लेते थे लोग किसी मचान पर, ये चले जाते थे गांव के किसी ऊंचे मकान पर। नदी का क्रोध जब होता था शांत, उतर आता पानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे चढ़ता था। कहती थी दादी कि जिस साल आती थी बाढ़, उस साल फसल दुगनी होती थी। कहती थी दादी जिस साल आती थी बाढ़, उस साल फसल दुगनी होती थी। बाढ़ जितना लेती थी उससे कहीं ज्यादा लौटा देती थी। अब कहती है माँ, जब से नदी पर बना है बांध, तब से नदी सुंदर बन के बाघ की तरह आदमखोर हो गई है। अब कहती है माँ, जब से नदी पर बना है बांध, तब से नदी सुंदर बन के बाघ की तरह आदमखोर हो गई है। रात बेरात दबे पांव अचानक करती है भयानक हमला, खा जाती है जान माल को, दे जाती है टीस बिछुड़ने का जीवन भर के लिए। क्या बात, बहुत अब एक कविता, बचपन में एक खेल खेला करते थे हम लोग जी, चोर सिपाही मंत्री राजा का खेल। सब खेलते हैं। तो देखिए उन रूपों को आज के लोकतंत्र के जो चल रहा है हमारे यहाँ, कैसे उसको उतारे हैं। बच्चे खेल रहे थे चोर सिपाही मंत्री राजा का खेल। बच्चे खेल रहे थे चोर सिपाही मंत्री राजा का खेल। पकड़ लिया सिपाही चिल्लाया, राजा के सामने पेश करो। मंत्री का आदेश हुआ, राजा के सामने चोर पेश हुआ। राजा ने सुनाई सजा, 10 नरम 10 गरम। सिपाही के 10 नरम 10 गरम चपत खाकर चोर बेहाल हुआ। देखता रहा बच्चों के इस खेल को, जिसे बचपन में कभी हमने भी खेला था। देखता रहा बच्चों के इस खेल को, जिसे बचपन में कभी हमने भी खेला था। तभी अचानक मन में ख्याल आया कि इस खेल में चोर सिपाही मंत्री राजा सभी हैं, परंतु प्रजा क्यों नहीं। इस खेल में चोर सिपाही मंत्री राजा सभी है, किंतु प्रजा क्यों नहीं। यह प्रश्न मथता रहा कई दिनों तक। इस यस प्रश्न को माँ पिताजी भाई बड़ी बहन नानी दादी चाची बुआ सभी से पूछा, किसी का भी जवाब सटीक नहीं लगा और प्रश्न करता रहा परेशान। परेशानी की दौर में एक दिन सपने में आया एक दानिशमंद, पूछना चाहता था उनसे भी ये सवाल, मगर नहीं पूछा। देखकर मेरी और वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, जानना चाहते हो ना कि इस खेल में प्रजा क्यों नहीं है। जानना चाहते हो ना कि इस खेल में प्रजा क्यों नहीं है। अरे इस खेल में चोर ही असल में बेबस प्रजा है। अरे इस खेल में चोर ही असल में बेबस प्रजा है। राजा मंत्री और सिपाही ने मिलकर चली है चाल,
छिपाने का अपना अपराध प्रजा को ही चोर घोषित कर दिया है। बहुत बहुत राजा मंत्री सिपाही ने मिलकर चली है चाल, और छिपाने का अपना अपराध प्रजा को ही चोर घोषित कर दिया है। और बेचारी प्रजा न जाने कब से इसकी सजा भुगत रही है और कह नहीं पा रही है वह चोर नहीं है, वह चोर नहीं है, और खेल जारी है। वाह। एक कविता अब है आठवां घोड़ा। हम लोग पढ़े थे धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा। आत्मा जी। हाँ, तो 7 घोड़े अब निरर्थक हो गए हैं। तो मैं आठवां घोड़े के बारे में कहना चाहूंगा। और ये जो बिंब वगैरह सूर्य पुराण से ली गई है। तो आज के संदर्भ में है सूरज सत्ता का प्रतीक है, सूर्यरथ सत्ता का प्रतीक है, इस रूप में मैंने लिया है। आठवां घोड़ा। सूरज का कोई भी घोड़ा लोक के पक्ष में नहीं है। सूरज का कोई भी घोड़ा लोक के पक्ष में नहीं है, सातवां घोड़ा भी नहीं। घुड़साल के घोड़े जुते हैं रथ में, निकाल दी गई है जिनकी रीढ़ की हड्डियां, भूल चुके हैं हिन हिनाना रथ में जुते घोड़े। अपंग सारथी हाँक रहे हैं मद में, अपंग सारथी अपंग सारथी हाँक रहे हैं घोड़ों को मद में, बिना देखे कि कौन जा रहे हैं कुचले रथ के पहिए तले। अंगूठे के कद के सहस्त्रों बोने दरबारी, अंगूठे के कद के सहस्त्रों बोने दरबारी, लगे हैं सूरज के यशोगान में। देव संत गंधर्व अप्सरा यक्ष नाग और राक्षस भी रत है चाटुकार्य में। गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, निशाचर बनकर अनुचर चलते हैं रथ के पीछे पीछे। नाग सजाते हैं रथ को, यक्ष करते हैं रक्षा, और संतों के हाथ जुटे हैं स्तुति में। और संतों के हाथ जुटे हैं स्तुति में। हिम ताप वर्षा ऋतुओं के काल चक्र पर नियंत्रण है सारथी का, सृष्टि के सारे संसाधनों पर कब्जा है सूर्य रथ में लगे लोगों का। वे ही हैं वीर भोग्या वसुंधरा, वे ही हैं वीर भोग्या वसुंधरा। सप्ताह के 7 दिन 7 घोड़ों के नाम हैं, जो बनकर इंद्रधनुष लुभाते हैं धरती के लोगों को। स्वर्ग का राजमार्ग है, स्वर्ग का राजमार्ग है ये इंद्रधनुष, लेकिन ये राजपथ नहीं सुलभ है सभी के लिए। वंचित जन सदियों से भोग रहे हैं नरक, पर करते नहीं प्रतिरोध। ये धर्म शास्त्रों में सिखाया गया है, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। क्योंकि धर्म शास्त्रों में सिखाया गया है, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। प्रतीक्षा में है लोग सैकड़ों वर्षों से कल की अवतार के अवतरित होने की, जो अधर्म का नाश कर दिलाएगा मुक्ति। षड्यंत्र है ये, षड्यंत्र है यह सूर्य रथ में जुटे लोगों का। ऐसा दिन धरती पर कभी नहीं आएगा। अवतार की प्रतीक्षा में तुम भोगते रहोगे नरक, और वो लूटते रहेंगे स्वर्ग का आनंद। यदि धरती पर उतारना चाहते हो स्वर्ग, तो बनना होगा तुम्हें सूरज का 8वां घोड़ा, क्योंकि सूरज का कोई भी घोड़ा लोक के पक्ष में नहीं है, 7वां घोड़ा भी नहीं। और मैं एक कविता अपने छठ के को मैंने प्रेम कविता के रूप में देखा है। स्वागत। हाँ, शीर्षक है छठ मैया तुम्हें सलामत रखे। एक दीप हर दीपावली में तुम्हारे नाम का आज भी जला आती हूँ छत पर, रास्ता दिखाने तुम्हारे हृदय तरंगों का। पता नहीं कब आ जाए भूले भटके, आज भी तो हिचकी आई थी खाते खाते। कहा माने कोई याद कर रहा होगा शायद, कहा माने कोई याद कर रहा होगा शायद। जानती हूँ तुम्हें छोड़कर इस धरा पर कौन करेगा याद। हो सके तो आना छठ पर्व में, सभी प्रवासी तो लौटते हैं अपने अपने घर। प्रतीक्षा करूंगी गंगा के कस्टर्नी घाट पर। प्रशांत जी तो जानते हैं कस्टर्नी घाट गंगा का। जी। प्रतीक्षा करूंगी गंगा के कस्टर्नी घाट पर, जहां पहली बार तुम्हें देखते हुए दिया था अर्घ। सूर्य को शायद नहीं, दिया था अपने प्रेम को, और कबूला था एक सूप तुम्हारे नाम का।
लेकिन सभी कबूलती तो स्वीकार नहीं होती, शायद कुछ खोट रह गई हो। मेरे नसीब में बदा था प्रतीक्षा करना राधा की तरह, और जर्जर हो रहा है तन, लेकिन मन तो आज भी अटका पड़ा है उसी घाट पर जहां हुई थी तुमसे पहली मुलाकात। यदि तुम नहीं आओगे इस साल भी, दे दूंगी अर्घ तुम्हारे नाम का, और करूंगी दुआ कि तुम जहां भी रहो सलामत, तुम जहां भी रहो, छठ मैया तुम्हें सलामत रखे। एक अंतिम कविता, अभी एक बहुत जोर से ये कॉर्पोरेट के लोगों के द्वारा अ, चर्चा चल रही है कि 80 घंटा काम करना चाहिए, 90 घंटा काम करना चाहिए। हाँ, और लेबर कानून का भी हमारे सरकार ने जिस ढंग से संशोधन किया है, और बड़ी खुशी से कहते थे मैं रोज एक पन्ना लेबर लॉ का फाड़ता हूँ, इस तरह के स्टेटमेंट है। तो और अभी जो कॉर्पोरेट के तरफ से ये 70 घंटा, आप पत्नी को क्या मुंह देखते हैं, रविवार के दिन भी काम कीजिए। तो ये कितना कविता बुरे लिखी हैं। गई थी 8 घंटे काम के। जी, स्वागत। भूल रहे हैं, भूल रहे हैं संघर्ष पूर्वजों के, भूल रहे हैं संघर्ष पूर्वजों के, और खून से सनी उस कमीज को, खून से सनी उस कमीज को जिसे कभी लहरा दिया था बनाकर परचम, और हासिल किया था अधिकार। 8 घंटे काम के, 8 घंटे सोने और आराम के, बाकी के 8 घंटे घर परिवार और समाज के नाम के। सातिर बहेलिये ने फिर अपना जाल बिछाया है, चांदी के चंद सिक्के फेंक कर हमारा लालच बढ़ाया है, और हम उसके जाल में फंसकर घर परिवार समाज के बेशकीमती समय को खुद ही चढ़ा रहे हैं भेंट, और हो रहे हैं गुलाम एक बार फिर स्वेच्छा से। हमें नहीं भूलना चाहिए पूर्वजों के उस खून से सने कमीज को जिसे कभी लहरा दिया था अपना बनाकर परचम, और हासिल किया था अधिकार 8 घंटे काम के। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये कविता एक जरूरी मुद्दे को उठाती है, और हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से, बल्कि उदारीकरण के बाद से ही थोड़ा थोड़ा हो गया माहौल वैसा। और खासतौर पे पिछले 10 सालों में ये लेबर लॉ जो है एक तरह से साइड लाइन कर दिया गया है। बहुत सहज सौम्य भाषा में आपकी कविताएं रही, और एक प्रतिरोध की अंतर्धारा भी लगातार कविता में दिखी, और बहुत सौम्य आपका कविता पाठ भी रहा। राज्यवर्धन जी, बहुत बहुत बधाई और आभार आपका। धन्यवाद। और एक उस घाट का भी आपने जिक्र किया, मुंगेर का, है ना, गंगा तट। तो वो घाट मैंने देखा हुआ है। पहली बार मुंगेर गया था 2006 में, तो मेरा ख्याल है 2007 में गया था। बस स्टैंड पर उतरा तो यहाँ बंदूकें मिलती हैं, यहाँ बंदूकें और हर तरह के कारतूस मिलते हैं, यहाँ बंदूकों की मरम्मत की जाती है। उस जगह पे बस स्टैंड पे जहां मैं खड़ा था, 6 दुकानें 7 दुकानें मुझे दिखी, जी। और मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं था, मैंने एक भी दुकान नहीं देखी थी कहीं बंदूक की। तो फिर मुझे याद आया कि मुंगेर जो है चंबल की तरह मशहूर रहा है किसी जमाने में, और वो बंदूक का कल्चर अब तो नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बड़ा ही रोचक और रोमांचक था वो, कि इस तरह से हर तरह के कारतूस और हर तरह की बंदूक आप लोगों के लिए तो आम बात रही होगी। एक जमाने में बंदूक के, ब्रिटिश काल में एक जमाने में वो बंदूक बनाने का वहां पर फैक्ट्री था। हाँ हाँ, याद और आया मुझे, ये फैक्ट्री भी थी। जी हाँ, जी जी जो जी लोग यहाँ पर मैंने एक घिरी सुरक्षा के अंतर्गत, और जी जी वो लोग जाते थे, ठेकेदार के लोग, और बंदूक जी बनाते थे, जी और जी। फिर वो जहाँ मैंने टेस्ट के लिए हाँ जाता था, और बिक्री होती थी मुंगेर में। जी जी जी, हाँ ये मुझे याद आया, एक प्लांट भी था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्यवर्धन जी। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्याम दिवाकर जी को, जो कि भागलपुर से हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं, मुलाकात भी हमारी उनसे हुई है, और फिलहाल तो मुंबई में ही हैं। आप सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, अध्यक्ष रहे आप हिंदी विभाग भागलपुर यूनिवर्सिटी में, और कविता, कहानी, आलोचना, ये 3 विधाएं खास तौर पे आपकी हैं। आपको बिहार सरकार का साहित्य साधना सम्मान मिला है, और 2 कविता संग्रह आपके हैं, इस सदी का प्रेम पत्र, और उत्तर आधुनिक समय में एक कवि का हलफनामा।
आप नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। ये खास उपलब्धि मुझे लगती है। नेशनल लाइब्रेरी बड़ी पुरानी और बड़ी मशहूर रही है और बहुत विशालकाय लाइब्रेरी है कलकत्ता। मेरा ख्याल उससे बड़ी लाइब्रेरी भारत में है कि नहीं पता नहीं। बचपन में तो लार्जेस्ट थी जो हमने पढ़ा था। अभी भी है। अभी भी लार्जेस्ट है। और मैंने फेसबुक पे श्याम दिवाकर जी को ढूंढा तो मैंने देखा 4 दोस्त हैं आपके। सर ये क्या दिक्कत मतलब सोशल मीडिया से इतनी एलर्जी क्यों है आपको? मैंने भी अप्लाई किया हुआ है। अब आज सुबह की बात है, 5वां शायद मैं हो जाऊं। चलिए, थैंक यू। तो कविता सुनाए सर। कविता मुंबई के इस 15वें अंक में मैं सबों का स्वागत करता हूं। प्रशांत जी, मयंक जी, डॉक्टर पांडेसर और मेरे बचपन के मित्र राजवर्धन जी यहाँ उपस्थित हैं। और अग्रिम रूप से इस कार्यक्रम को जो बाद में सुनेंगे दर्शक श्रोता, उनका अभिवादन करता हूं। राजनीतिक बेईमानी मुझे बेचैन करती है। सत्ता के शीर्ष पर जो लोग हैं, सबसे नीचे के आदमी के साथ जब वो नाइंसाफी करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो तकलीफ होती है। मेरी कविताएं जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, अमूमन उसी भावधारा से जुड़ी हुई हैं, उसी संदर्भ से जुड़ी हुई है। पहली कविता, बाजार खुला है। यह बाजार है, खुला रहता है हर दिन, हर सांझ, हर सुबह, कभी बंद नहीं होता। सर्दी हो या गर्मी, तेजी हो या नरमी, इसे फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से, इसे फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। मौसम और मौकों से बेपरवाह होता है यह बाजार। जिस तरह कुछ खास समय में कुछ खास कीमतें होती हैं चीजों की, वैसे ही इस बाजार में आता है वह खास समय जब उछल जाती है कीमतें, नहीं ठहरता कोई हिसाब। मांग और आपूर्ति की शर्तों से अछूता है यह बाजार। यहाँ भीड़ होती है पर दिखाई नहीं देती, यहाँ भीड़ होती है पर दिखाई नहीं देती। यहाँ बोलियां लगती हैं पर सुनाई नहीं देती। यहाँ मोल भाव और पैंतरों का होता है जोर, पर शोर नहीं होता। खामोशी से बिक जाता है ईमान, बिक जाती है नीतियां, बिक जाता है न्याय, बिकती है देह, बिकता है विश्वास, बिकती है कुर्सी, बिकती है आस्था, बिकते हैं वे भी जो ऊपर हैं, बिकता है वह भी जो नीचे है। घूंघट हो या हिसाब, घूंघट हो या हिजाब, बिकने को तो यहाँ सब कुछ बिकता है, बस बिकने का आधार चाहिए। साहब यह बाजार है, खरीदार चाहिए। बहुत खूब। कभी बंद नहीं होता इसका कारोबार, कभी बंद नहीं होता इसका कारोबार। जो आप हैं बिकने को तैयार, तो खुला है बाजार, तो खुला है बाजार। दूसरी कविता जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, बहुत छोटी सी एक कविता है, सुने। ईमानदार आदमी। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को, साहब और गुलाम को हुक्म दिया जाता है कि जहां भी, जब भी, जिसे भी दिखे वह जो आदमी ईमानदार भी है और आदमी भी, बादशाह के हुजूर में उसे पेश किया जाए। सुनो सुनो सुनो, हर खासो आम को, साहब और गुलाम को हुक्म दिया जाता है कि जहां भी, जब भी, जिसे भी दिखे वह जो आदमी भी है और ईमानदार भी, बादशाह के हुजूर में उसे पेश किया जाए। हद है आदमी होना ही जुर्म है, जिस पर ईमानदार खुदा खैर करे। हद है आदमी होना ही जुर्म है, उस पर ईमानदार खुदा खैर करे। बादशाह फिक्रमंद तो नहीं, पर जानता है वह कि ऐसी नस्लें सल्तनत की जड़ों को खोखला कर देती हैं। बादशाह फिक्रमंद तो नहीं, पर जानता है वह कि ऐसी नस्लें सल्तनत की जड़ों को खोखला कर देती हैं। जानता है वह कि इसकी खुसूसियत पलक झपकते ही अवाम को अपनी जद में ले लेती है। एहतियातन लाजमी है ऐसी नस्लों की आमद को रोका जाना, एहतियातन लाजमी है ऐसी नस्लों की आमद को रोका जाना। लिहाजा जारी है फरमान, लिहाजा जारी है फरमान, लगे हैं सब हाकिम और हुक्काम,
खोजने को वह नुस्खा जिससे गढ़ा जा सके वह नस्ल, जो थोड़ा आदमी तो हो पर ईमानदार जरा भी नहीं, ईमानदार जरा भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। आजकल प्राय सुनाई देता है, आप देखते हैं पक्ष में हो कि विपक्ष में हो, कि संविधान खतरे में है। संविधान न हुआ खिलौना हो गया, जिसे देखिए संविधान को हाथों में लिए सड़कों पर टहल रहे हैं। उससे संबंधित कुछ पंक्तियां देखिए। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, बहुत शोर है। संविधान खतरे में है, बहुत शोर है। बहुत शोर है कि कुछ मिटाया जा रहा है, बहुत शोर है कुछ लुटाया जा रहा है। कितनी तरकीबें हैं, कितनी चालाकी, बहुत शोर है कुछ छुपाया जा रहा है। संविधान खतरे में है कि यह क्या हो रहा है, संविधान खतरे में है कि वह क्यों हो रहा है। संविधान खतरे में है कि लूट की खुली छूट हो रखी है। संविधान खतरे में है कि उसकी हर बात बस झूठ हो रखी है। संविधान खतरे में है कि कसम खाने को भी संविधान नहीं बचेगा। संविधान खतरे में है जो वह ऐसे ही हर बार संविधान से हटेगा। आदमी खतरे में है, कहाँ कोई शोर। आदमी खतरे में है, कहाँ है कोई शोर। न इस ओर न उस ओर, भूख दोनों के काम आ रही है। भूख दोनों के काम आ रही है, हमारी रोटी दोनों को चला रही है। हमारी अस्मिता का प्रश्न उछाला जा रहा है, यहाँ भी वहाँ भी। सदियों के इस मसले पर विचारा जा रहा है, यहाँ भी वहाँ भी। संविधान हाथ में लिए वे 70 का 100 कर रहे हैं। संविधान हाथ में लिए वे 70 का 100 कर रहे हैं। हम रोज नया मंदिर मस्जिद गढ़ रहे हैं, और हम रोज नया मंदिर मस्जिद गढ़ रहे हैं। आज के विरोध का नया सगल है संविधान। आज के विरोध का नया सगल है संविधान। हाथों में तख्तियां नहीं, संविधान लहराने लगे हैं लोग। उसके बस उसी के हाथों में सुरक्षित है संविधान, बतलाने लगे हैं लोग। संविधान संसद से निकलकर गलियों में आ गया है। सच पूछो तो संविधान छलियों को भा गया है। सच पूछो तो संविधान छलियों को भा गया है। संविधान जो दर्शन है आख्यान हो रहा है। संविधान जो दर्शन है आख्यान हो रहा है। हितों की रक्षा से कटा व्याख्यान हो रहा है। संविधान खतरे में है, यह एक खूबसूरत बहाना है। आज के दौर का यह मखमली फसाना है। आज के दौर का यह मखमली फसाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश में इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जिधर देखो लोग बदल रहे हैं, नीतियां बदल रही हैं, विचार बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। उससे संबंधित एक कविता देखें आप कि बदल रहा है देश। फिजाओं में घुलने लगी है सरगोशियां, फिजाओं में घुलने लगी हैं सरगोशियां। आम हो रहे हैं कारगुजारियों के किस्से रूबरू, उड़ रही हैं शराफत की चिंदियां। कल तक कहावतों में जो थे नंगे, हमाम के बाहर सब घूम रहे हैं आज। खूंटियों पर टंगी मर्यादा, कुछ और नहीं शेष, बदल रहा है देश। फिजाओं में घुलने लगी हैं सरगोशियां, आम हो रहे हैं करगुजारियों के किस्से रूबरू, उड़ रही शराफत की चिंदियां। कल तक कहावतों में जो थे नंगे, हमाम के बाहर सब घूम रहे हैं आज। खूंटियों पर टंगी मर्यादा, कुछ और नहीं शेष, बदल रहा है देश। आंसुओं से भींगी दिशाओं में बोए जा रहे उत्तेजना के बीच, आंसुओं से भींगी दिशाओं में बोए जा रहे उत्तेजना के बीच, किसने आवाज दी है योगिनियों को, किसने जगाया है मशान। हवा में यह अनसुना सा क्या है, हवा में यह अनसुना सा क्या है। किसके घर होगी खुशी, किसके हिस्से आएगा मार्केस। बदल रहा है देश, बदल रहा है देश। संस्कृति की दरकती जमीन पर गड़े खूंटे से बंधी सभ्यता के पांव में समय घुंघरू सा बजने लगा है। संस्कृति की दरकती जमीन पर गड़े खूंटे से बंधी सभ्यता के पांव में समय घुंघरू सा बजने लगा है। ऊंची हो गई है मुअज्जिन की अदान,
ऊंची हो गई है मुअज्जिन की अदान, तेज होती जा रही है शंखध्वनि, सरयू किनारे बैठे लहरें गिन रहे अब देश, बदल रहा है देश, बदल रहा है देश। वाह। एक छोटी सी कविता देखें कि किस तरह से रिश्ते आज बन रहे हैं, बदल रहे हैं। जी जी, स्वागत। धीरे बोलना सुन लेगा कोई, कुछ और ही बन जाएगा बात का बतंगड़। धीरे बोलना सुन लेगा कोई, कुछ और ही बन जाएगा बात का बतंगड़। धीरे चलना उठ जाएगी नींद किसी की, नींद जो अनमोल है। धीरे चलना उचट जाएगी नींद किसी की, नींद जो अनमोल है। धीरे हंसना बुरा मान लेगा कोई, तुम्हारी हंसी का, हंसी जो तुम्हारे पास है उसके पास नहीं। धीरे पलटना पन्ना तुम्हारी नादानी से झड़ जाएगा प्यार। धीरे पलटना पन्ना तुम्हारी नादानी से झड़ जाएगा प्यार। प्यार जो अमानत है किसी के एहसासों की। तिरगुन फांस लिए डोलती माया ठगनी से खुद को बचाए रखना। तिरगुन फांस लिए डोलती माया ठगनी से खुद को बचाए रखना। रिश्तों को भी कि एक बार खो जाने पर दोबारा मिलने का युग यह नहीं है, दोबारा मिलने का युग यह नहीं है। बहुत खूब। और हमारे मित्र राजवर्धन ने सूरज के साथ में 8वें घोड़े का जिक्र किया था, तो घोड़े से संबंधित या घोड़ी से संबंधित एक कविता मैं भी सुनाना चाहता हूँ। आज के प्रजातंत्र में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए जिस तरह से भागम भाग, मार दौड़, मार काट हो रही है, उससे संबंधित एक कविता, घोड़ी और 7 सवार। राजवर्धन जी की सुनी कविता है। एक घोड़ी है और सवार 7, एक घोड़ी है और सवार 7, सातों चाहते हैं उस पर चढ़ना एक एक कर या एक साथ। एक घोड़ी है और सवार 7, सातों चाहते हैं उस पर चढ़ना एक एक कर या एक साथ। पहले का तर्क है कि उसके पुरखे घुड़साल में ही पैदा हुए थे, घोड़ियों से है उसका जन्मों का नाता। पहले का तर्क है उसके पुरखे घुड़साल में ही पैदा हुए थे, घोड़ियों से है उसका जन्मों का नाता। दूसरा चालों का है माहिर, कहाँ देनी है ढील, कहाँ खींचनी अच्छी तरह जानता है वह। तीसरे को घोड़ियों की खरीद फरोख्त में है महार, तीसरे को घोड़ियों की खरीद फरोख्त में है महारत। कब क्या लगाना है दाम उसे सब पता है। घोड़ियों को साधने की कला में आती है चौथे को, घोड़ियों की साधने की कला आती है चौथे को। बिगड़ैल से बिगड़ैल घोड़ी को भी वह डाल सकता है लगाम। पांचवा चढ़ा था कभी एक बार, पांचवा चढ़ा था कभी एक बार, पर अफसोस उसे चढ़ने का पूरा मजा लिए बिना ही उतार दिया गया था। छठा का पक्ष थोड़ा कमजोर है, आपको उसका पक्ष वाजिब नहीं लगेगा, पर वह भी परेशान है, उसके घर है लीद का कारोबार, बरसों से घोड़ियों के लीद का कारोबार। सातवां न तो घुड़साल में पैदा हुआ, न तो उसके घर है घोड़ियों की चर्चा, पर वह भी चाहता है एक बार चढ़कर घोड़ी पर देखना, इसका मजा लेना। परेशान है वह कि इतने इतने लोग जो घोड़ी पर चढ़ने को बेचैन हैं, वह भी एक बार चढ़कर देखे। अब घोड़ी पर चढ़ेगा कौन, किसकी आएगी अब बारी, संसद में है बहस जारी, संसद में है बहस जारी। बहुत खूब, बहुत खूब। एक कविता जो मैंने अभी इधर बॉम्बे आने के बाद देखा, लोगों को देखा, जो परेशानी देखी, कितनी चकाचौंध है बॉम्बे में और कितना अंधेरा है यहाँ, कितनी परेशानी है यहाँ। तो मैं चाहता हूँ कि वह कविता आपको सुनाऊं। और रोशनी का शहर। स्याह अंधेरे में डूबा है यह रोशनी का शहर, स्याह अंधेरे में डूबा है यह रोशनी का शहर। रात को दिन सा दिखाने वाली रोशनी के बावजूद
स्याह अंधेरे में डूबा है रोशनी का यह शहर। हर गली, हर नाका, हर मोहल्ले में पसरा है स्याह अंधेरा। जड़ हो या चेतन, सबको अपने आगोश में समेट रखा है। अगर देखना हो आपको इस अंधेरे का चेहरा, तो देखना होगा सड़क किनारे फूल, अगरबत्ती, रुमाल या ऐसी जैसी कोई सस्ती सी चीज बेचते 9-10 साल के उस बच्चे का चेहरा। जिसकी हथेलियों पर समय ने भूख रख दी है, जो घर की जिम्मेदारी कंधे पर लिए घूम रहा है, रोटी की चिंता ने जिसके चेहरे के कोमल भावों को बेदर्दी से मिटाया है और फिर लिख दी है जिस पर एक अंतहीन त्रासद कहानी। अंधेरा अब इतना चमकदार हो गया है कि वह खुली आंखों नहीं दिखता। अंधेरा अब इतना चमकदार हो गया है कि वह खुली आंखों नहीं दिखता। जो देखना हो अंधेरे का स्याह चेहरा, तो आंखें बंद कर देखिए। देखिए नौकरी के 10 वर्ष से ज्यादा समय गुजार चुके उस शख्स को, जिसने अभी अभी भागकर अपनी ट्रेन पकड़ी है, जिसने अभी अभी भागकर अपनी ट्रेन पकड़ी है। ट्रेन पकड़ लेने का उसका संतोष फरेबी है। इस फरेबी संतोष के पीछे छिपा रखी है उसने रोशनी के इस शहर में न घर खरीद पाने की कुंठा, बच्चे को स्कूल में न भेज पाने की कसक, पत्नी को शादी की सालगिरह पर एक अच्छी साड़ी न दे पाने की ग्लानि, बदलना है रोज हैंग होने वाला फोन, या बच्चे के जन्मदिन पर उसे बाहर घुमाने ले जाने का निभाना है वादा। इस कसमस में जीते, इस कसमकस में जीते उस शख्स के उदास झील से थरथराते चेहरे के स्याह अंधेरे को पढ़ पाना कहाँ आसान होगा। कहाँ और कितने रंगों में पसरा है यह अंधेरा। जो देखना हो उसके अलग अलग रूपों को, तो देखना होगा ओल्ड एज होम के बरामदे में गुमसुम बैठे निर्विकार भाव से शून्य में ताकते उस बुजुर्ग को, बरसों पहले जिसके बेटे ने जिसे अपने दायरे से बाहर कर दिया है। देखना होगा पार्क में बैठे पद्मासन का बहाना करती उस बुजुर्ग माँ की आंखों को, जिसमें जल्द आने का बहाना कर विदेश में जा बसे बेटी की यादें आंसू बन उमड़ रही है। नितांत अकेलापन और बेटे की बेवफाई जिसे जीने नहीं देती, और कभी न कभी उसके लौट आने की उम्मीद उसे मरने नहीं देती। अंधेरे का स्याह संसार यहीं खत्म नहीं होता। अंधेरे का स्याह संसार यहीं खत्म नहीं होता। उसकी दूर दूर तक फैली बाहों में आलीशान बंगलों और गगनचुंबी इमारतों का अंधेरा कुछ और है। आलीशान बंगलों और गगनचुंबी इमारतों का अंधेरा कुछ और है, तो झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथों का अंधेरा कुछ और है। सौंदर्य कारोबारों का अंधेरा कुछ और है, तो देह बाजारों का अंधेरा कुछ और है। अंधेरा अंधेरा बस अंधेरा। अंधेरे की गिरफ्त में हर गली नुक्कड़, हर डगर दिन को रात बना देने वाली चकाचौंध के बावजूद स्याह अंधेरे में डूबा है रोशनी का यह शहर। स्याह अंधेरे में डूबा है यह रोशनी का शहर। धन्यवाद सर, मुझे लगता है काफी हो गया समय, अब मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। बहुत सुंदर कविता पाठ रहा, और आप बहुत साइलेंट हैं। मैंने शुरू में थोड़ा आपको उकसाने की कोशिश की, कुछ बोले हैं, तो फिर भी आप मौन ही रहे। लेकिन कविताएं बहुत मुखर हैं, बहुत प्रखर हैं, और बहुत बुलंद आपका कविता पाठ है। और मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगा सर। और 2 मिनट तो हम आपको सुनना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब, ये जो उत्तर आधुनिक समय में एक कवि का हलफनामा जो आपका संग्रह है जी, तो ये कवि को हलफनामा देने की एक नौबत आ गई है। ये क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या है बताइएगा जरा। आप जो कुछ लिखते हैं, समाज को ये लगता है कि ये सब कुछ बकवास है। समाज को लगता है कि ये लोग माना क्या कहते हैं, भरे पेट के लोग हैं, पूरी सब्जी मिठाई खाने वाले लोग हैं, और ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ कुछ लिखते हैं। मगर सच्चाई यह नहीं है कि कविता यूं ही नहीं आती है सर। कल भी मैंने बात कही थी, भीतर एक बेचैनी हो। हमारे कपड़े, हमारे पैंट, हमारे व्यवसाय से इसको मत समझिए। भीतर जिसके बेचैनी होगी, समाज के लिए जिसके भीतर करुणा होगी, समाज में हो रही अन्याय और अत्याचार के लिए जिसके भीतर आक्रोश होगा, कविता वही लिख सकता है, साहित्य वही रच सकता है। तो हम जो रचते हैं वह जनता सही सही ले, सही सही समझे,
हमारे कहे पर विश्वास करे, हमारे पैसे और हमारे चेहरे को ना देखे, हमारे वक्तव्य को देखे कि हम क्या कह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। सिर्फ क्या कह रहे हैं नहीं, कहे तो नेता भी बहुत कुछ रहे हैं, मगर कर वो कुछ नहीं रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसको देखे। इसलिए मैं अपनी बात को एक हलफनामा देकर, शपथ देकर, सौगंध लेकर जनता के सामने रखना चाहता हूं कि आप देखो मैं यह कह रहा हूं और यह तुम्हारे लिए है, और इस तुम में मैं भी शामिल हूं। तुम नहीं हो, तुम में मैं भी शामिल हूँ, तुम में हम भी शामिल हैं, तुम में यह पूरा समाज भी शामिल है, इसलिए यह हलफनामा दिया गया है। बहुत सही है। बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समीचीन बात आपकी। और धन्यवाद आपका श्याम दिवाकर सर इस बढ़िया कविता पाठ के लिए। मैं अब आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर हुबनाथ पांडे जी को वक्तव्य के लिए। वाराणसी से आप हैं, बस वाराणसी से मतलब जन्म वाराणसी में हुआ है, बाकी तो पूरा बाल लीला कर्म लीला सब मुंबई में ही है। और मुंबई यूनिवर्सिटी में ही आप पढ़े हैं और प्रोफेसर रहे और अभी मई में रिटायर हुए हैं। आप 3 पत्रिकाएं निकालते हैं। एक शोध पत्रिका है शोधावरी जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रकाशन है। इसके अलावा 2 पत्रिकाएं और हैं, युगीन काव्या और अनभई। और 3 फिल्मों में आपने संवाद लेखन किया है। बाजा, हमारी बेटी और अंतर्द्वंद एक पिक्चर है। बाजा फिल्म को, जो कि बाल फिल्म थी, राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और सर्वोदय मंडल के साथ जुड़ के आप गांधी विचारों के प्रचार प्रसार का काम पिछले 26 सालों से कर रहे हैं। और एक स्त्रियों के लिए भी एक स्वयंसेवी संस्था है, उसमें आप ट्रस्टी हैं। काव्य संग्रह आपके 4 हैं और एक प्रकाशनाधीन है। सिनेमा और संस्कृति पर भी आपने बहुत लिखा है। और मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी में भी आप हिंदी साहित्य में जो सिनेमा नाम का सब्जेक्ट होता है उसके ही विशेषज्ञ रहे। ज्यादातर आपने वो पढ़ाया, तो एक तरह से मास मीडिया वाला सब्जेक्ट है। पुरस्कार आपको मिले हैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का संत नामदेव पुरस्कार और प्रियदर्शनी अकादमी पुरस्कार। तो स्वागत है हुबनाथ जी। अब अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। सर अपने पास 5 मिनट है, तो मैं चाहूंगा 2 मिनट मयंक जी बोले और 3 मिनट मैं बोलूँ। बिल्कुल चलेगा। नहीं सर, बोले हैं आप, बोले, मैं सुनूंगा, सुनूंगा। नहीं सर, आप 2 मिनट आप बोलिए, 3 मिनट मैं बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए ना, और आप बोलिए। जी जी। नहीं, असल में जो कविताएं हैं, मैं तो बहुत सारा काम करते करते कविता सुन रहा था। जी जी। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कविता मेरी नहीं। मतलब जो कुछ भी राज्यवर्धन ने कहा, जो कुछ भी श्याम दिवाकर जी ने कहा, मुझे लग रहा था वो मेरी ही कविताएं पढ़ रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम तीनों का ही जो जिसे क्या हम संवेदना की धारा है, लगभग एक तरीके है। कई कई बार तो श्याम दिवाकर जी के जो मुहावरे थे वो वैसे ही थे जैसे मैं इस्तेमाल नहीं, मैं कहना चाहता था जी उनकी हाँ, शुरू जी की हाँ, 1-2 जी हाँ। कविताएं जो हैं आपकी कविताओं से शैली और भाषा काफी मिलती थी हाँ, शुरू जी की हाँ, जो जी हाँ, जी हाँ। मैं इनसे कभी मिला नहीं, मैंने इनकी कभी कविता नहीं सुनी, ना तो इन्होंने मेरी पढ़ी सुनी होगी। लेकिन एक ही वक्त में एक व्यक्ति किस तरह से दूसरे के साथ जुड़ता है, इसका मतलब कि जो समस्या है इस समय वैश्विक स्तर की, वो उसको महसूस करने वाले कुछ लोग लगभग एक तरीके महसूस करते हैं जी हाँ, और जी उनकी प्रतिक्रिया भी लगभग वैसी ही होती है। संवेदनाएं एक है। जी बिल्कुल, और संवेदनाओं को उसी तरह से महसूस कर रहे हैं जी जी। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से राज्यवर्धन कर रहे हैं, उसी तरह से दिवाकर जी कर रहे हैं। तो कविताओं के बारे में कहने का तो कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसको तो हम जी ही रहे हैं। जी जी। और असल में ये भी है कि वो रविवार की सुबह सुबह इतनी परेशान करने वाली कविताएं सुनाई जाए, और वो भी 1 घंटे जी जी, बाद, बेचैन करने तो वाली, ये एक तरह बेचैन का करने वाली जुल्म है। कविता है। जी बहुत जी। सचमुच में परेशान करने वाली कविताएं हैं, जी हाँ, और ये जी हाँ। आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। नहीं तो छोड़ती। अगर इस तरह की कविता सुनानी हो तो एक ही कवि काफी है, 2 लाने की जरूरत नहीं है। जी और जी वो जी कवि जी। अपने बारे में और अपनी कविता के बारे में टिप्पणी करे, तो जी। असल में बहुत हैवी हो जाता है। और ऐसा है कि आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, जैसे नहीं गजल हो नहीं। या जी गीत हो, जी तो आप उसको एक तरह से अवॉइड कर सकते हो कि चलो ठीक है। लेकिन इन कविताओं को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नहीं, सीधे आपके दिल और दिमाग पर असर डालती है। इसीलिए हम मीटिंग में ज्यादा तो बुलाते नहीं है लोगों को, जिससे परेशानी ना हो किसी को। यूट्यूब में बाद में कभी भी लोग अपनी सुविधा से देखते हैं। देखेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो पूरा देख पाएंगे। नहीं, आधा आधा तो देखेंगे, 2-3 पार्ट में देखेंगे। जी, तो सचमुच में बहुत अच्छी कविताएं रही। मतलब मेरे पास कहने को तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी वो उस कविता के
दौर से ही गुजर रहा हूँ उसको महसूस करने की। लेकिन ये जो दिवाकर जी की कविता बम्बई शहर पर थी, वो मुझे लगता है कि वो एक अधूरा सच है। उसी के साथ साथ बम्बई, बाकी शहरों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इससे खूबसूरत शहर मुंबई भारत भर में नहीं होगा। ये ऐसा शहर है कि एक आदमी गिरा तो उठाने को 10 लोग जाएंगे, अगर कोई एक आदमी भूखा हो तो 10 उसे खिलाने के लिए जाएंगे। मतलब इस शहर में दूसरों के लिए जीने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है। जैसे बाढ़ आ जाए तो उस बाढ़ में आपको सड़क पर 50 लोग खड़े दिखाई पड़ेंगे बताने के लिए कि यहाँ गड्ढा, इधर से मत जाइए, तो हाथ पकड़कर आपको वो पार करवा देंगे। तो ये बिल्कुल अलग किस्म का शहर है। इसको दिवाकर जी चूंकि वहां बाहर से आए हैं और उन्होंने देखा, तो उनको जो चीजें ज्यादा कचोटी वो उन्होंने लिखा। पर इसमें बहुत ऐसे भी जगहें हैं, बहुत ऐसे भी दृश्य और बहुत ऐसे लोग हैं जो सचमुच में लगता है कि इंसानियत अगर जिंदा है तो मुंबई शहर में ही जिंदा है। हालांकि इसमें एक्सट्रीम, मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी इस शहर में रहता है और दुनिया का सबसे निर्धन और दरिद्र आदमी भी इसी शहर में रहता है। बिल्कुल। तो वो ये अजीबोगरीब शहर है। इसके बारे में कितना भी कहें तो एक न एक डायमेंशन तो छूट ही जाता है। और जब भी मुंबई शहर पर कोई कविता करता है तो, क्योंकि मैं तो 60 साल से इस शहर को जी रहा हूँ पूरी तरह से, तो मुझे लगता है कि ये शहर एक कविता के लायक नहीं है। इस पर तो हजारों महाकाव्य लिखे जाए तो भी इसके पक्ष अधूरे रह जाए। और कुछ ऐसी जगह है, मतलब इंसानियत के बहुत सारे उदाहरण आपको वहां मिलेंगे जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अलग किस्म का शहर है। लेकिन फिर भी जो उन्होंने वृद्धाश्रम की बातें की, ये ठीक है कि शहर में वृद्धाश्रम है, दिख जाते हैं, लेकिन गाँव में भी बूढ़ों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो वो तो मैं अपने गांव को देख ही रहा हूँ और आसपास के गांव को। कुछ होंगे जहां पर उनकी स्थिति ठीक होगी अगर वो इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक रही तो, वरना हालत तो बहुत बुरी है पूरे देश में। उन बूढ़ों की जो असहाय है या जिनका कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, क्योंकि वो जिसको हम संवेदनशीलता बोलते हैं ना, वो परिवार से और समाज से धीरे धीरे सूख रही है और उसका असर हमको कविताओं में दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे इन कविता पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, न तो कोई बात कहनी है। बस मैंने उसको सुना और मैंने उसको जिया और महसूस किया कि मेरी ही कविता है। इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता। जी जी। मयंक जी कुछ एक आध मिनट अगर बोल सके तो अच्छा होगा। स्वागत सर। धन्यवाद सर। दरअसल आज दोनों विद्वान कवियों को सुनते हुए कविता मुंबई बहुत समृद्ध हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हम लोग इस शहर में बैठ के जो सोचते रहते हैं समाज और संस्कृति और देश के बारे में, दूसरे अंचलों के लोग भी इसी तरह का मन में बहुत सारी आग पाले सोचते हैं, देखते हैं। दरअसल में समाज और राजनीति की दिशाएं जब कुंद होती है तब हम लेखकों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं नहीं मानता हूँ कि हम लोग अपने को बहुत समृद्ध जिम्मेदार मानते हैं। पूरे देश भर में जहाँ भी जो कविताएं लिखी जा रही हैं, कमोबेश आप पढ़ेंगे सर, सुनेंगे तो आपको लगेगा आपके आसपास ही की कविताएं लिखे जा रही हैं। अपने समय को, जैसे कि जो उत्तेजना है, समय का जो आक्रोश है, समय के जो संदर्भ है, द्वंद्व है, इन दोनों कवियों को सुनते हुए मुझे लगा, और बिहार में तो कुछ ज्यादा ही रहा है। बहुत सारे राजनीतिक आंदोलनों की वो जमीन रही है। जाहिर है कि ऐसे नहीं थी वो जमीन, कोई न कोई उसमें अंचल में कुछ अलग चीज थी, वहाँ की जो पीड़ा थी, वहाँ का जो द्वंद्व था, वो ज्यादा उकसाए लोगों को। तो 2 कदम आगे बढ़ के भी उन्होंने राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाई। और हम जिस शहर में है, महानगर में है, यहाँ के द्वंद्व में फंसे रहते हैं, यहाँ के आपाधापी में फंसे रहते हैं, यहाँ की चीजों को देखते हैं। बहुत बार हम राजनीतिक तौर पर जब समृद्ध नहीं होते तो उस बात को उस तरह से नहीं प्रस्तुत कर पाते जैसे एक राजनीतिक चेतना संपन्न व्यक्ति जो है प्रस्तुत करता है। लेकिन आज का समय बोल रहा है इन कविताओं में, और समकालीन हिंदी कविता की यही बड़ी उपलब्धि है प्रशांत जी, कि जहां भी आप जिस अंचल के कवि को ढूंढेंगे आपको लगेगा तो मेरी बात, जैसे हुबनाथ सर को पढ़ते हुए जो हम महसूस करते हैं इनकी कविताओं को, श्याम जी को सुनते हुए वही लगा, राजवर्धन जी को सुनते हुए वही लगा कि वही पीड़ा, वही दुख, वही जज्बा, और समाज में परिवर्तनकामी सोच को लेके कुछ बदलने की एक लालसा तो है। लेकिन राजनीतिक तौर से चूंकि हम कमजोर हैं, दूसरी जो हमारे विरोध वाली शक्तियां हैं ज्यादा हावी हैं, ज्यादा हैवी हैं,
उनसे टकराहट के लिए कोई न कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। और हम राजनीतिक तौर पर अक्षम पा रहे हैं। हमारे जो वामपंथी दल थे, हमारी जो सोच के परिवर्तनकामी सोच के जो लोग थे, इतने खेमों में बट गए। अब मुझे ये लगा कि जो आत्ममुग्धता दूसरे लोगों में है, वही वामपंथियों में भी है। उनको ये लगता ही नहीं कि कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी हो जहां वे मुखर होके प्रतिरोध का स्वर उच्चरित कर सकें, रख सकें। अब कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम कविताओं में अपनी बात करते हैं। ये समय है जो आने वाले समय में, वो है ना कविता की, अंधेरे समय में भी लिखी जाती रही हैं अंधेरे की कविताएं। तो इस अंधेरे वाले दौर में भी जो कविताएं लिख रहे हैं, जो लोग सजग होके समाज को बदलने की प्रक्रिया में जिस बहाने भी सम्मिलित हो रहे हैं, उनका उल्लेख होगा, समय उल्लेख करेगा। ऐसा नहीं, समय का भी जो द्वंद है वो तो कहीं ना कहीं से मुखरित होगा। मैं आप दोनों को सुनते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रशांत जी, और इस तरह के लोगों को ढूंढेंगे, हम आपकी मदद करेंगे देश भर के, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ आप लोगों की चिंतन मदद पेशा की वजह से। हर अंचल के कवियों के पते हैं मेरे पास, नंबर हैं, मैं सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा। और होमनाथ जी का संयोजन और सहयोग मिलता रहा तो हम कुछ अलग करने की भी प्रवृत्ति में रहेंगे इस मंच से भी। वही ये नहीं कि हम कविता पाठ कराए और यूट्यूब पे डाल के अपनी मुक्ति पा ली, ऐसा नहीं है। हम उस सोच को भी व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका हमको भी जोड़ने के लिए। मैं तो सुनने में श्याम जी को मैं यहाँ पिछले जब से जाना हूँ, मैं बहुत मुखरित करने की कोशिश की इनको, वक्तव्यों के लिए उकसाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, लेकिन इनकी जो शांति और गंभीर छवि है मैं नहीं कुरेद पाया, ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो एक अस्त्र का प्रयोग मैंने किया और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो खुले, और ये खुलना हम यहाँ बहुत शुभ मानते हैं, कविता के लिए भी और हम सब साथियों के लिए भी। बहुत बहुत आभार सर, श्याम दिवाकर जी, राज्यवर्धन जी, प्रोफेसर होमनाथ जी, प्रशांत जी भी, मुझे जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत आभार मयंक सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत दिन बाद आप आए और बढ़िया वक्तव्य दिया। जी जी कुछ बोल रहे हैं। 1 मिनट मैं समय लूंगा आपका। जी के वक्तव्य को मैंने सुना सर। ये श्याम अंधेरे का ये जो शहर है, ये सिर्फ बॉम्बे नहीं है सर। शहरों के विकास के लिए सरकार की जो नीतियां हैं, 90% पैसे सरकार शहरों के विकास के लिए देती है। और शहर का विकास किस तरह हो रहा है, बॉम्बे में मीरा रोड में मैं रहता हूँ सर, जिधर भी जाते हैं वैसे बच्चे दिखते हैं जो खाने के लिए ललायित रहते हैं सर। बॉम्बे को मैं 40 सालों से जानता हूँ सर, 40 सालों से मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, 40 सालों से मैं बॉम्बे को जानता हूँ, बॉम्बे की गली गली से मैं वाकिफ हूँ। बॉम्बे यहाँ प्रतीक रूप में आया हुआ शहर है सर। शहरों की जो स्थिति है मैं उसे स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे से कहीं चूक हुई होगी। बॉम्बे की अच्छाइयां भी मेरी कविता में है, किसी दिन मौका मिला मैं सुनाऊंगा सर, आपको जरूर सुनाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर का काव्य पाठ लाइव भी रखेंगे हम लोग, होमनाथ जी आपको बुलाएंगे, आपको अध्यक्षता करनी पड़ेगी। जी स्वागत है सर, स्वागत। और होमनाथ जी, आपने कुछ दिन पहले कथा मुंबई नाम से कथा उत्सव की घोषणा की है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो बाद में यूट्यूब के माध्यम से लोग जानेंगे उसको। 22 और 23 फरवरी को जैसे हमने कविता मुंबई की थी, वैसे ही कथा मुंबई की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे तकरीबन 45 कहानीकारों को हम बुलाएंगे और उनकी कहानियां सुनेंगे, और विभिन्न भाषाओं के, मराठी के, गुजराती के, उर्दू के, और इस समय कहानियां कैसी लिखी जा रही हैं और कैसी लिखी जानी चाहिए, कहानी पर बहस भी होगी। जैसे कविता मुंबई हुई थी वैसे ही कथा मुंबई भी शुरू होगा। बढ़िया, यूनिवर्सिटी में ही होगा, मुंबई यूनिवर्सिटी में, उसी जगह पर, जेपी नाइक भवन में। बढ़िया बढ़िया, स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, शुभकामनाएं आपको, क्योंकि सब आप ही करेंगे। हम तो साथ ही हैं हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक बार फिर मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के दोनों कवियों के प्रति, आदरणीय श्याम दिवाकर जी, आदरणीय राज्यवर्धन जी, और आदरणीय होमनाथ जी को, आदरणीय हृदयेश मयंक जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस तरह से ये कार्यक्रम समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।